जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका द इनाम पर्सपेक्टिव पर। अगर आप सीटेट 2026 पेपर 2 की सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और ज्योग्राफी सेक्शन को लेकर थोड़ा भी डाउट है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास के 6th, 7th और 8th का वन शॉट एमसीक्यू मैराथन। साथियों, जिसमें पूरा ज्योग्राफी सेक्शन एग्जाम ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से कवर किया गया है। यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी साथियों, और आप समझ पाओगे कि सीटेट में क्वेश्चन कैसे सोचा जाता है। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लास 6 to 8 सिलेबस से है और पेपर 2 के रियल एग्जाम लेवल पर है। अगर आप चाहते हो ज्योग्राफी में फुल मार्क्स की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस एक ही वीडियो में और टाइम वेस्ट की जगह स्मार्ट प्रिपरेशन, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए मेंटल, बी कोर, सी भूपर्टी, डी मेग्मा। साथियों, यहाँ पूछा जा रहा है ऊपरी परत। साथियों, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को ही भूपट्टी कहा गया है। साथियों, यहाँ पूछा सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो हमारा यह क्वेश्चन का जवाब यहीं से मिलता है कि भूपट्टी। वही बात करें मेंटल की, तो भूपट्टी के नीचे वाले परत को मेंटल कहा गया है, मेंटल से नीचे वाली परत को कोर कहा गया है। वही बात करें मेग्मा की, साथियों, पृथ्वी के अंदर से उष्मीय तरल पदार्थ जब बाहर निकलती है, वही कहलाता है मेग्मा। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, ग्लोब क्या दर्शाता है? ऑप्शन है। ए समतल पृथ्वी, बी पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल, सी देश का नक्शा, डी जलवायु नक्शा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल को दर्शाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3, अक्षांश और देशांतर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है। ए दूरी मापने में, बी समय जानने में, सी किसी स्थान की सही स्थिति जानने में, ऑप्शन डी तापमान मापने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ग्लोब पे 2 काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। एक वैसी रेखा जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, वो रेखा को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। वही बात करें एक वैसा रेखा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रेखाएं खींची गई है। इन रेखाओं को लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरीय रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं से ये जो 2 तरह की रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर, इन रेखाओं से हम किसी वस्तु स्थान के सही लोकेशन को जानते हैं। इसीलिए हमारा सही जवाब होगा किसी स्थान की सही स्थिति को जानने में, आई मीन ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2। साथियों, पृथ्वी वैसी रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट दे, नॉर्थ और साउथ में, उन रेखाओं को हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर या विषुवत रेखा, उसी का नाम है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। इसीलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। प्रश्न संख्या 5, पर्वतों की प्रमुख विशेषता क्या है?
विकल्प आपके सामने हैं। ए समतल भूमि, बी तीव्र ढाल, सी रेतीली मिट्टी, डी घनी जनसंख्या। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जब आप पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो आपको इस पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच ढलान नुमा या सीढ़ी नुमा देखने को मिलेगी। यही यहाँ की पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। इन ढलानों पे चाय की खेती की जाती है। आइए हम, इसीलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीव्र ढाल। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 6, मैदानों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ज्वालामुखी, बी नदियों द्वारा निक्षेपण, सी पवन अपरदन, डी भूकंप। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत के उत्तर पूर्वी नदियों में हर साल बाढ़ देखने को मिलती है। यह बाढ़ अपने साथ बालू, गाद, मिट्टी साथ में लाती है। यही मिट्टी, बालू, गाद जो है मैदान का निर्माण करती है। इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 7, पठार क्या होता है? ऑप्शन है। ए बहुत नीची भूमि, बी ऊंचा और समतल क्षेत्र, सी रेगिस्तान, डी द्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, पठार कुछ यूं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि पठार एक ऊंची लेकिन सपाट जगह होती है, जो पहाड़ की तरह नुकीली नहीं होती है। इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मतलब महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इन सातों को हम महाद्वीप के रूप में जानते हैं और ये मिलकर हमारी पृथ्वी के बड़े भूभागों को बनाते हैं। इसीलिए हमारा सही जवाब होगा विकल्प सी। अब बढ़ते हैं अगले सवालों के तरफ। प्रश्न संख्या 9, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विकल्प आपके सामने हैं। ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र पर नीला रंग किसे दर्शाता है? ऑप्शन है। ए पर्वत, बी वन, सी जल, डी मरुस्थल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मानचित्र पे नीला रंग जो है जल को दर्शाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिशा सूचक यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है। ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी कंपास, डी स्केल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। साथियों, दिशा सूचक यंत्र को हम आमतौर पर कंपास कहते हैं। ये वही उपकरण है जो आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जैसे दिशाएं को बताता है। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? ऑप्शन है। ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 365 दिन, डी 30 दिन। इसका सही जवाब होगा 24 घंटे। साथियों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 13, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? विकल्प है। ए लंबवत, बी तिरछी, सी समांतर, डी वक्र। साथियों, यहाँ बात हो रही है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर। ऑप्शन नंबर सी।
ये रेखाएं अक्षांशीय कहलाती है, ये एक दूसरे का समानांतर है, इसीलिए अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ए भूमध्य रेखा पर, बी उत्तर ध्रुव पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी दोनों ध्रुव पर। तो इसका सही जवाब होगा दोनों ध्रुव पर। साथियों, पृथ्वी पर जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखा होती है वो होती है अक्षांशीय रेखा। बात हो रही है देशांतर रेखा कहाँ मिलती है। तो देशांतरीय रेखा जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल खिंची हुई रेखाएं हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। भूमध्य रेखा पर ये तो नहीं होगा, उत्तर ध्रुव पर ये भी नहीं होगा, दक्षिणी ध्रुव पर ये भी नहीं होगा, दोनों ध्रुव पर। जी हाँ, नॉर्थ और साउथ के बीच में ये रेखाएं खींची गई होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी समशीतोष्ण, ऑप्शन सी शीत कटिबंध, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शीत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है लावा, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी चूना। इसका सही जवाब होगा लावा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, द्वीप क्या होता है? ऑप्शन आपके हैं। ए चारों ओर जल से घिरा भूभाग, ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी सी पठारी क्षेत्र और ऑप्शन डी मैदानी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्र। द्वीप जो है समुद्र में देखने को मिलती है, जो चारों तरफ आपको पानी पानी ही रहेंगे, बीच में एक छोटा सा जो टापू या आइलैंड होती है वही कहलाता है द्वीप। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। महासागरों का जल कैसा होता है? ऑप्शन है ए मीठा, ऑप्शन बी खारा, सी गर्म, डी ठंडा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महासागरों का जो जल होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नदियां सामान्यतः कहाँ गिरती है? ऑप्शन है ए पर्वतों में, बी मैदानों में, सी महासागरों में, डी रेगिस्तान में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महासागरों में। क्वेश्चन संख्या 20, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए भूपट्टी, बी मेंटल, सी कोर, डी लावा। तो इसका सही जवाब होगा कोर। साथियों, पीछे प्रश्नों को मैंने हल किया है जिसमें बताए थे सबसे ऊपरी भाग को भूपट्टी कहते हैं, उससे निचले वाले पार्ट को जो है मेंटल कहा गया है और सबसे नीचे वाले पार्ट को कोर कहा गया है। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? पैमाना मीन्स बच्चों स्केल। ऑप्शन है दिशा, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो इसका सही जवाब होगा दूरी। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन है 24 घंटा में, ऑप्शन बी 30 दिन में, ऑप्शन सी 365 दिन में, ऑप्शन डी 12 घंटे में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 365 दिन में। पृथ्वी जो सूर्य का जो है 365 दिन में एक बार चक्कर लगाती है। समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी अमेजन, सी नील, डी मिसिसिपी। साथियों, यहाँ पे सबसे लंबी नदी से अभिप्राय है कि दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जवाब है सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नील नदी। और भी आसान सवाल आगे आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
मरुस्थल में वर्षा। ऑप्शन है बहुत अधिक, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी नियमित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मरुस्थल वाले क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप किससे संबंधित है? ऑप्शन है वायुमंडल, बी भूपट्टी, सी महासागर, डी सूर्य। इसका सही जवाब होगा भूपट्टी से। क्वेश्चन नंबर 26, पर्वतों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन है ए अपरदन, बी निक्षेपण, सी प्लेटों की गति, डी वर्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों की गति की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानचित्र की कुंजी क्या बताती है? ऑप्शन है ए दूरी, बी प्रतीकों का अर्थ, सी दिशा, डी अक्षांश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानचित्र की कुंजी दरअसल प्रतीकों का अर्थ बताती है, तो सही जवाब है प्रतीकों का अर्थ। नक्शे पर जो अलग अलग सिंबल्स या चिन्ह इस्तेमाल होते हैं, कुंजी उन्हीं का मतलब समझाने के लिए होती है। इससे नक्शा पढ़ने वाले को पता चलता है कि कौन सा प्रतीक क्या दर्शा रहा है। तो साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। प्रश्न है, ग्लोब पर उत्तर सबसे ऊपर क्यों दिखता है? ऑप्शन है ए वास्तविक स्थिति, बी मानवीय सुविधा, सी गुरुत्वाकर्षण, डी मौसम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय सुविधा। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ऑप्शन है ए आकाश के कारण, बी अधिक जल होने के कारण, सी वनों के कारण, डी बादलों के कारण। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक जल होने के कारण पृथ्वी जो है ऊपर से नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। प्रश्न संख्या 30, भूमि और जल के अनुपात में पृथ्वी पर डैश। ऑप्शन है ए भूमि अधिक है, बी जल अधिक है, सी दोनों समान है, डी निश्चित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल अधिक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? इग्नियस रॉक। ऑप्शन है ए निक्षेपण से, बी लावा ठंडा होने से, सी दबाव से, डी अपरदन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लावा ठंडा होने से। साथियों, ज्वालामुखी जब फटती है तो सतह पे, पृथ्वी के सतह पे मैग्मा या लावा बाहर आती है। यही लावा या मैग्मा धीरे धीरे ठंडा और कठोर होता है, तो क्या बनाती है? आग्नेय चट्टान बनाती है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। प्रश्न संख्या 32, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग है? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। साथियों, जैसा कि पीछे भी बताए हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और सबसे नीचे कोर। क्रस्ट को भूपट्टी भी बोला जाता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, जो काफी मोटी परत होती है, और सबसे अंदर कोर होती है, जो पृथ्वी का केंद्र है। तो कुल मिलाकर ये तीनों हिस्से में विभाजित होते हैं, ये 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, कायांतरित चट्टानें किससे बनती है? ऑप्शन है ए ताप और दबाव से, बी वर्षा से, सी वायु से, डी नदियों से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताप और दबाव से कायांतरित चट्टानें का निर्माण होती है। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन है अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, और ऑप्शन नंबर डी
आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए है संताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, मौसम और जलवायु में अंतर किससे है। ऑप्शन है ए स्थान, बी समय, सी ताप, डी वर्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा समय। मौसम और जलवायु में जो अंतर मुख्य रूप से समय के आधार पर होता है, इसीलिए साथियों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है हिमपात, ऑप्शन डी है तूफान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघनन। क्वेश्चन नंबर 38, पवन किस कारण चलती है। ऑप्शन ए है ताप का अंतर, बी वर्षा, सी आर्द्रता, डी बादल। इसका सही जवाब हो जाएगा ताप का अंतर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, चक्रवात बनते हैं। ऑप्शन है ए स्थल पर, बी महासागर पर, सी पर्वतों पर, डी मरुस्थल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महासागर पर। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 40, जल चक्र का पहला चरण है। ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी वर्षा, सी वाष्पीकरण, डी अपवाह। इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 41, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा डैश। ऑप्शन है ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी नियमित, सी बहुत कम, डी मध्यम। इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत कम। मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क प्रदेश होते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वन किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए है वर्षा, बी ऑक्सीजन, सी जैव विविधता, डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। वन जो है सभी के लिए जरूरी है, वर्षा के लिए भी जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए भी जरूरी है, और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, जनसंख्या का असमान वितरण किस कारण होता है। ऑप्शन है ए जलवायु, बी स्थलाकृति, सी संसाधन, डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। इसका सही जवाब होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन है ए सीमित, बी असीमित, सी कृत्रिम, डी मानव निर्मित। तो प्राकृतिक संसाधन जो है सीमित होती है, जैसे कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, गैस की बात करें, ये सब क्या है सीमित है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कृषि किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए वर्षा, बी मिट्टी, सी जल, डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृषि जो है वर्षा, मिट्टी, जल सब पे निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 47, खनिज किस प्रकार के संसाधन हैं। ऑप्शन है ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी जैविक, डी मानव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, खनिज लाखों वर्षों में बनते हैं। अगर एक बार खनिज निकाल लिया जाए तो ये जल्दी दोबारा नहीं बनते, इसीलिए खनिजों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। वहीं बात करें नवीकरणीय का, जो जल्दी और दोबारा बन जाए वो नवीकरणीय कहलाती है, जैसे हवा, पानी, ये सब क्या है नवीकरणीय है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, उद्योग का अर्थ है।
विकल्प है ए खेती, बी वस्तुओं का उत्पादन, सी व्यापार, डी परिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं का उत्पादन। ये जो है उद्योग का अर्थ है। आइए हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 49, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन है ए सड़क, बी रेल, सी जल, डी वायु। तो इसका सही जवाब होगा जल। परिवहन का सबसे सस्ता साधन वो जो है जल है। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, मानव पर्यावरण में क्या शामिल है। ऑप्शन है ए घर, बी सड़क, सी उद्योग, डी सभी। घर, सड़क, उद्योग सब जो है मानव पर्यावरण में शामिल है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, बाढ़ का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए कम वर्षा, बी अधिक वर्षा, सी भूकंप, डी सूखा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक वर्षा जो है बाढ़ का कारण बनती है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, सूखा किस कारण होता है। ऑप्शन है ए अधिक वर्षा, बी कम वर्षा, सी तूफान, डी चक्रवात। तो सूखा जो है कम वर्षा के कारण होती है। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन है ए बाढ़, बी भूकंप, सी सूखा, डी युद्ध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध जो है कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। आइए हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। ऑप्शन है ए कुल जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, डी जन्म दर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी जनसंख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 55, सबसे ठंडा महाद्वीप है। ऑप्शन आपके हैं ए एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 56, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है ए संतुलन के लिए, बी पर्यटन के लिए, सी उद्योग के लिए, डी व्यापार के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतुलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, मानव क्रियाएं पर्यावरण को डैश। ऑप्शन है ए प्रभावित नहीं करती, बी प्रभावित करती, सी सुधारती है, डी समाप्त करती है। दोस्तों, मानव क्रियाएं पर्यावरण को जो है प्रभावित करती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए हम दोस्तों अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 58, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन है ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी बायोगैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। आइए दोस्तों अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 59, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 60, संसाधन क्या है। ऑप्शन है ए केवल प्राकृतिक वस्तुएं, बी मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, सी केवल खनिज, डी केवल धन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल प्राकृतिक वस्तुएं ही जो है संसाधन कहलाती है। आइए हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 61, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है कमी के कारण, बी भविष्य की जरूरतों के लिए, सी पर्यावरण संतुलन के लिए, और अंत में डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62, मानव संसाधन का अर्थ है। ऑप्शन है ए मशीन, बी प्राकृतिक संसाधन, सी मानव कौशल, डी भूमि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कृषि किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन आपके हैं ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 64, उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी पंचम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 65, सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है। ऑप्शन है ए खेती, बी खनन, सी परिवहन, डी निर्माण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सेवा क्षेत्र का मतलब होता है वह काम जहां सेवा दी जाती है, कोई वस्तु पैदा नहीं की जाती। जैसे परिवहन, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये सब जो है सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल है। वही हम बात करें खेती और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। वही हम बात करें निर्माण का, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके भी करीब में या दोस्त अहबाब सीटेट की तैयारी करते हैं तो उन तक जरूर शेयर करके यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि इनका लाभ हम सबको मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, लौह अयस्क का उपयोग होता है। ऑप्शन है खाद में, बी इस्पात बनाने में, सी ईंधन में, डी दवा में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात बनाने में। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन आपके हैं ए कृषि, बी उद्योग, सी परिवहन, डी सेवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग। प्रश्न संख्या 68, भारत में हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं ए उद्योग, बी कृषि, सी परिवहन, डी खनन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन। वही हम बात करें वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक, तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। साथियों, यहां तक सबको क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आइए अब हम अगले सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सिंचाई का उद्देश्य है। ऑप्शन है ए जल निकासी, बी फसल को जल देना, सी बाढ़ रोकना, डी प्रदूषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए वन कटाई, बी वर्षा, सी पवन, डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। साथियों, मृदा अपरदन एक कारण से नहीं होता है, वन कटाई भी है, वर्षा से जो है मिट्टी जो है बहा ले जाता है। वही हम बात करें पवन, तो पवन मिट्टी के कणों को उड़ा कर ले जाती है, और वन कटाई से जो है मिट्टी खुली हो जाती है। तो ये तीनों मिलकर मृदा अपरदन करते हैं। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आप भी टेस्ट लगाते रहें, पहले जवाब देते रहें, और वीडियो के अंत में आपका
टोटल कितना सही हुआ वो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के तरफ। प्रश्न संख्या 71, परिवहन का सबसे तेज साधन है। ऑप्शन है ए सड़क, बी रेल, सी जल, डी वायु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिवहन का सबसे तेज जो है ना वो वायु साधन है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है कोचीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 73, संचार का आधुनिक साधन है। ऑप्शन आपके हैं ए पत्र, बी टेलीफोन, सी इंटरनेट, डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सभी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है या पूछ रहा नहीं है साथियों। ऑप्शन है जन्म दर, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी परावास, ऑप्शन डी शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि का जो है ना इसमें कारण शिक्षा नहीं है, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 75, शहरीकरण का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने हैं ए गांव का विकास, बी शहरों का विस्तार, सी खेती, डी वन संरक्षण। साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शहरों का विस्तार ही शहरीकरण कहलाता है। आइए हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन है ए जल, बी वायु, सी भूमि, डी सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब प्रदूषण से जो है वो जल भी प्रभावित होती है, वायु भी होती है और भूमि होती है, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, सतत विकास का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने हैं ए केवल विकास, बी केवल संरक्षण, सी विकास प्लस संरक्षण, डी उद्योग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास प्लस संरक्षण। साथियों सतत विकास का मतलब होता है आज की जरूरतों को पूरा करना, लेकिन इस तरह की कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत प्रभावित न हो। यानी सिर्फ विकास भी नहीं और सिर्फ संरक्षण भी नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन। इसीलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन है ए सौर, बी पवन, सी कोयला, डी जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों गैर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो जल्दी दोबारा नहीं बनते। समझ गए? इसीलिए जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कोयला बनने में लाखों साल लगते हैं, कोयला बनने में लाखों साल लगते हैं। इसीलिए जो है कोयला को गैर नवीकरणीय साधन संसाधन कहा गया है। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने हैं ए एक ही प्रजाति, बी जीवों की विविधता, सी केवल वन, डी केवल पशु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवों का विविधता। साथियों जैव विविधता का मतलब होता है धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों की विविधता। यानी इसमें शामिल होते हैं पेड़ पौधा, जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव। यानी सिर्फ वो वन नहीं, सिर्फ पशु नहीं, बल्कि सभी जीवों की विविधता। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वन संरक्षण से लाभ। ऑप्शन है ए वर्षा, बी मिट्टी संरक्षण, सी पर्यावरण संतुलन, सी डी सभी। साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 81, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए घरेलू अपशिष्ट, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी कृषि रसायन, डी सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 82, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन है ए कोयला, बी
पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। साथियों, अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा वे होते हैं जो प्रकृति से लगातार मिलते रहते हैं और खत्म नहीं होते हैं। वही हम बात करें कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब क्या सीमित है, एक न एक दिन खत्म हो जानी है। वही हम बात करें सौर ऊर्जा, तो ये अपारंपरिक है जो लगातार मिलती है हमको। आइए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ए उद्योग, बी पर्यटन, सी वन्य जीव संरक्षण, डी खेती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 84, खनन से क्या समस्या होती है। ऑप्शन है ए रोजगार, बी पर्यावरण क्षति, सी विकास, डी ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण क्षति। आइए हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 85, मानव क्रियाओं से जलवायु परिवर्तन होता है। ऑप्शन है ए नहीं, बी आंशिक, सी हाँ, डी निश्चित नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, बिल्कुल मानव क्रियाओं से जलवायु परिवर्तन होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 86, परिवहन से क्या लाभ है। ऑप्शन आपके हैं। ए व्यापार, बी संपर्क, सी विकास, डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, परिवहन का मतलब है लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। साथियों, अब देखिए, परिवहन से क्या होता है ना, व्यापार बढ़ता है। वही हम बात करें संपर्क की, अलग अलग जगहों के लोगों में संपर्क बनता है। अब हम बात करें विकास की, तो जब व्यापार और संपर्क बढ़ता है तो विकास भी होता है, इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 87, कृषि में आधुनिक तकनीक का लाभ है। ऑप्शन आपके हैं। ए कम उत्पादन, बी अधिक उत्पादन, सी भूमि क्षति, डी प्रदूषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक उत्पादन। साथियों, आज का मैराथन यूजफुल लगा हो तो यस जरूर लिखिएगा। साथियों, आपको अगर ये मैराथन यूजफुल लगा हो तो जरूर यस लिखिएगा। साथियों, मैराथन में पढ़ने का फायदा यह है कि पूरा सिलेबस फास्ट रिवाइज हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 88, ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य गतिविधि है। इसका ऑप्शन है। ए उद्योग, बी सेवा, सी कृषि, डी व्यापार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। गांव में ज्यादातर लोग जो है कृषि से जुड़े होते हैं, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र का जो है मुख्य गतिविधि जो है कृषि को माना गया है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा लैटिट्यूड कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। ऑप्शन आपके हैं। ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री उत्तर, सी 66.5 डिग्री उत्तर, डी 90 डिग्री उत्तर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री उत्तर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहा गया है। वही हम बात करें 66.5 डिग्री उत्तर को रेखा को जो है आर्कटिक आर्कटिक वृत्त कहा गया है। आर्कटिक वृत्त कहा गया है, वृत्त कहा गया है। 90 डिग्री उत्तर को जो है क्या बोला गया, उत्तरी पोल कहा गया, उत्तरी ध्रुव कहा गया है। और वही 0 डिग्री की बात करें तो ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री को, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अब हम मैराथन के अंतिम सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। जो यहाँ तक रुके हैं वही असली मेहनती विद्यार्थी हैं। अब कंसंट्रेशन मत छोड़िए, आखिरी सवाल बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम में सिलेक्शन आखिरी तक टिके रहने वालों का होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जो आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन है। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
एकमात्र ऐसा द्वीप है जो पूरी तरह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा आज का एमसीक्यू मैराथन पूरा होता है। जो यहाँ तक जुड़े रहे वही सिलेक्शन के सबसे करीब है। साथियों, पूरा मैराथन देखने वाले कमेंट में लिखें आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो तो यस जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू मैराथन रोज चाहिए तो चैनल को साथियों, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू मैराथन रोज चाहिए तो हमारा चैनल द इनाम पर्सपेक्टिव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, कमेंट में अगला मैराथन किस सब्जेक्ट या चैप्टर से लाएं जरूर बताइएगा। थैंक यू।